एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक कासल दिखाया जाता है जिसके अंदर एक ओल्ड मैन कुछ बैठकर पी रहा होता है। उतने में वहां पे एमसी आकर बोलता है कि हॉर्स बहुत ज्यादा जिद्दी है। उतने में ओल्ड मैन बोलता है कि क्या ये काम का था? उतने में एमसी बोलते हैं हाँ थोड़ा सा। फिर बोलता है कि मुझे लगता है कि बारबेरियन टाइप के लीडर ने हमें जो बात बताई है वो बकवास नहीं थी। फिर हमारा सीन उस समय को दिखाया जाता है जहाँ बारबेरियन टाइप का लीडर हमारे एमसी को बोल रहा होता है कि जो घोड़े को लाल रंग पसंद है सभी जंगली घोड़े उसकी ओर चलते हैं जहाँ गुलाब की पंखुड़ियाँ खिली होती हैं, क्योंकि जमे हुए घास के मैदानों में कुछ नहीं मिलेगा। गुलाब की पंखुड़ियों का खिलना एक संकेत है जो अस्तित्व से जुड़ा है। फिर हमारा सीन वहां से हटकर प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहां एमसी फूलों के गुलदस्ते की ओर देखते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि ये काफी नहीं होगा। उतने में ओल्ड मैन बोलता है कि तो घोड़ा जानता है कि उसे क्या पसंद है। मुझे लगता है कि तुम्हें उसका आसानी से सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर एमसी बोलता है कि मेरा मानना है कि जितने ज्यादा लाल रंग होंगे उतना ही बेहतर होगा, है ना? तो ओल्ड मैन बोलता है हाँ शायद तक। फिर एमसी बोलता है कि जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा होगा। फिर ओल्ड मैन बोलता है कि हाँ, बड़ा आम तौर पर अच्छा ही होता है। फिर एमसी बोलता है कि यह बहुत बढ़िया होगा अगर ये चलेगा तो। ओल्ड मैन को कुछ समझ नहीं आता। फिर हमारा सीन वहां से हटकर किसी को सर को दिखाया जाता है जिसके बालों का कलर लाल होता है। वो हमारी जेमिना होती है जो कि हमारे एमसी की बचपन की चाइल्डहुड फ्रेंड होती है। फिर उतने में एमसी और ओल्ड मैन दोनों इसकी तरफ देखते हैं। फिर उतने में ओल्ड मैन बोलता है कि ओहो, ये तो सच में गुलाब कहलाने के लायक है, लेकिन क्या तुम दोनों ठीक रहोगे? तुम दोनों के बीच का रिलेशनशिप मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर एमसी बोलता है कि जब हम छोटे थे तब से वो हमेशा बड़बड़ाती रहती है। फिर हंसते हुए बोलता है कि हमारा रिश्ता हमारी पसंद या नापसंद से कहीं आगे है। सीन शिफ्ट होकर हमें जमीना की ओर दिखाया जाता है जो किसी को बोल रही होती है कि यहाँ से चले जाओ। ये हमारा एमसी ही होता है। एमसी बोलता है कि मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। जेमिना बोलती है कि मैं अभी काम कर रही हूँ, मेरे रास्ते में मत आओ। फिर एमसी बोलता है कि मुझे बस एक पल चाहिए, मेरी बात सुनो। फिर जेमिना बोलती है कि ये बात लेडी एलिशिया को बताओ, मैं बिजी हूँ। फिर एमसी धीरे से बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर जेमिना एकदम गुस्से से एमसी की ओर पलटते हुए बोलती है कि मैं बिजी हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं काम कर रही हूँ। फिर एमसी अचानक से उस फूल को जेमिना के आगे कर देता है जिसे देखकर जेमिना हैरान हो जाती है। फिर बोलती है कि ये क्या है? एमसी बोलता है कि मैं चाहता हूँ तुम इसे पकड़ो और मेरी मदद करो। फिर जेमिना बोलती है अजीब सा चेहरा बनाते हुए कि मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हें अपनी मदद के लिए लेडी एलिशिया को बोलना चाहिए। फिर एमसी बोलता है नो, और एकदम प्यारा सा चेहरा बनाते हुए बोलता है कि ये एक ऐसी चीज है जो सिर्फ लेडी जेमिना ही कर सकती है। इसे देखकर जेमिना शर्मा जाती है और अपना फेस दूसरी ओर घुमा लेती है। फिर बोलती है कि ये क्या है? एमसी बोलता है उसके चेहरे की ओर देखते हुए, क्या तुम्हें गर्मी लग रही है? तो तुम्हारा चेहरा क्यों इतना लाल हो रहा है? तो शर्माते हुए जेमिना बोलती है कि चुप करो। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें दूसरा जगह दिखाया जाता है, एक कासल की ओर, जहाँ जिसके अंदर लॉर्ड जोसेफ और उनका नाइट कहीं जा रहे होते हैं। फिर एक कैदी के सामने आकर लॉर्ड जोसेफ बोलते हैं, मैं जोसेफ बेइज़िड, द मेयर ऑफ सोहारा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ये होते हैं हमारे बुद्धा ट्राइब के लीडर, जिसका नाम हमें अभी रिवील नहीं किया गया है। अगर आगे जाके रिवील करेगा तो मैं आपको नाम इसका बता दूंगा। तो सिर्फ मैं अभी इसे ट्राइब लीडर ही बोल। ट्राइब लीडर मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये सोचना कि इस सिटी का मेयर खुद चल के यहाँ आएगा, ये कैसा सम्मान है मेरा। फिर जोसेफ कोल्ड आंखों से ट्राइब लीडर की ओर देखते हुए बोलता है कि मैं आशा करता हूँ मेरा यहाँ आना बेकार ना हो जाए। ट्राइब लीडर अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो कोल्ड हार्टेड और डिग्निफाइड होने का दिखावा करते हैं, लेकिन मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है जो वास्तविक में ऐसे होते हैं। उनमें से एक ये भी है। यहाँ ट्राइब लीडर का कहने का मतलब ये है कि बहुत से लोग कोल्ड हार्टेड दिखने का दिखावा करते हैं, उनका दिखावा दिख जाता है, लेकिन ये पर्सन रियल में कोल्ड हार्टेड है। फिर जोसेफ बोलता है कि पहले मैं सोचा कि ये तुम्हारे कबीले का कोई ट्रेडिशनल रिचुअल है, लेकिन असल में तो ये तुम्हारे लिए जंगली घोड़ों को पकड़ना फॉरबिडन है। ये सच में इंटरेस्टिंग है। फिर ट्राइब लीडर बोलता है कि सभी दुनियाओं को अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए ताकि वे अपने तरीके से चमक सके। इसलिए जंगली घोड़े जो केवल दौड़ने पर चमकते हैं, उन्हें घास के मैदानों पर रहना चाहिए। फिर आगे ट्राइब लीडर बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम लोग ऐसे लोग हो जो ऐसे सिद्धांतों को महत्व। फिर जोसेफ बोलता है कि इसे तोड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर आर्यन ड्यूक के इलाके को पार करना और इस जगह पर आना, इसका वास्तविक कारण क्या है? फिर ट्राइब लीडर बोलता है कि जब मैं यहाँ था तब मैंने इस बारे में सोचा कि शायद ये मेरे लिए बेहतर हो सकता है। मैं वो व्यक्ति हूँ जो बुद्धा ट्राइब का फ्यूचर की जिम्मेदारी संभालूं। फिर आगे बोलते हुए ट्राइब लीडर बोलता है कि केवल एक ही कारण है कि मैं हमारे ट्राइब के टैबू को तोड़ूंगा, और वो सिर्फ ग्रासलैंड के सन को कैप्चर करने के लिए कोशिश करूंगा, क्योंकि हमें सबसे तेज जानवर की जरूरत थी जिसे हम जानते थे। फिर ट्राइब लीडर उनके पास जाने लगता है और गुस्से से चिल्ला के बोलता है कि तुम लोगों ने अर्थ पे किया ही क्या है। फिर अचानक से ट्राइब लीडर के सामने एक तलवार आ जाती है जिसे जोसेफ के नाइट ने ही रखी होती।
फिर जोसेफ ट्राइब लीडर की ओर देखते हुए बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? फिर ट्राइब लीडर अपना ऑरा निकालते हुए और गुस्से से बोलता है कि तुमने ऐसा क्या किया है जिससे ड्रैगन पागल होते जा रहा है? फिर जोसेफ अपने माइंड में सोचते हुए बोलता है कि ड्रैगन जो अब तक शांत रहा है वो अब तबाही मचाने लगा है। फिर से ट्राइब लीडर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोगों ने क्या किया था ड्रैगन फ्रेगमेंट के साथ? लॉर्ड जोसेफ अपने मन में सोचते हुए बोलते हैं कि ड्रैगन फ्रेगमेंट वेस्ट की एविडेंस ऑफ ओथ को सुरक्षित रूप से आयरन डुक के पास भेज दिया गया है। क्या ये ड्रैगन के रैम्पेज होने से रिलेटेड है? फिर ट्राइब लीडर बोलता है कि मुझे वो ब्लॉन्डे हेयर वाला लड़का चाहिए जिसने मुझे हराया था। यहाँ पे हमारे एमसी की ही बात हो रही है। फिर लॉर्ड जोसेफ बोलते हैं किस लिए? फिर ट्राइब लीडर बोलता है क्योंकि एक ही बींग है जो कैप्चर कर सकता है फास्टेस्ट ड्रैगन की। फिर जोसेफ बोलता है कि क्या वो ग्रासलैंड का बेटा है? फिर ट्राइब लीडर बोलता है ग्रासलैंड के सन ने किसी अच्छे कारण से ही मेरे बजाय उसे चुना है। फिर जोसेफ बोलता है मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट के बारे में सोचूंगा। फिर उसके बाद ट्राइब लीडर बोलता है तुम्हें जल्दी करनी होगी, तुम भी ये शायद जानते होगे ड्रैगन के गिरे हुए अवशेष के बारे में। रेमनांट्स के फॉलेन ड्रैगन जिसे सबसे परफेक्ट ड्रैगन का ब्लड इनहेरिट में मिला है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि अभी हमें क्लियर नहीं बताया गया है कि कौन से ड्रैगन को परफेक्ट ड्रैगन का ब्लड मिला है। फिर ट्राइब लीडर बोलता है कि वे अब तक ये एहसास किए बिना जी रहे हैं कि वे ड्रैगन है, लेकिन कुछ तो डेफिनेटली बदल गया है। बट क्या बदला है हमें ये आगे बताया जाए। फिर जोसेफ ने माइंड में सोचते हुए बोलता है कि एक बार उन्हें एहसास हो गया कि वे ड्रैगन है तो जो भी होगा वे हमारे टेरिटरी के लिए बहुत ही बुरा हो। फिर उतने में ट्राइब लीडर अपने गुस्से को दिखाते हुए फिर से बोलता है कि मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ, तुमने क्या किया ड्रैगन फ्रेगमेंट के साथ? यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें एक बर्फीली जगह दिखाई जाती है जहाँ एक आदमी खड़ा होता है। उस मेंशन का नाम बैरन ऑफ ड्यूक डोम मेन सिटी वास्तोपुल, यही इस जगह का ड्यूक होता है। इसी का नाम ड्यूक बैरन ऑफ है। फिर ड्यूक बोलता है गिरा हुआ ड्रैगन रो रहा है। फिर एक ओल्ड मैन पीछे से चिल्लाता है ड्यूक बैरन ऑफ द ड्रैगन फ्रेगमेंट। इतने में ही ड्यूक बोलता है ये फिर से शुरू हो गया। फिर उसके बाद ओल्ड मैन को ड्यूक बोलता है मेजेस क्या कर रहे हैं? ओल्ड मैन ड्यूक को बोलता है कि इस बार मुझे ठीक नहीं लग रहा है, वो लोग सिर्फ मैजिक से शांत नहीं कर पा रहे हैं, हमें आगे बताया जाएगा कि किसे शांत नहीं कर पा रहे हैं। फिर उतने में ही ड्यूक बोलता है उन प्रीस्टों को बुलाओ जो इनग्रेव तक फेयर कर सकते हैं। फिर ओल्ड मैन बोलता है यस ड्यूक बैरनऑफ। ड्यूक सभी नाइटों से चिल्ला के बोलता है क्या यहाँ कोई होली नाइट अभी नहीं है? उन नाइटों में से कोई बोलता है नाइट कैप्टन गंथर आने वाले हैं। ड्यूक बोलता है मेरे पास लेके आना जितने जल्दी वो आए। फिर सभी नाइट्स चिल्ला के बोलते हैं यस ड्यूक। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें किसी के पैर को दिखाया जाता है, वो ड्यूक बैरनऑफ होते हैं और दरवाजे के आगे खड़े होकर ड्यूक अपने मन में सोचते हुए बोलते हैं कि मैं देख रहा हूँ ये एनर्जी डेफिनेटली पहले से किसी भी चीज से बिल्कुल अलग है। उसके बाद ड्यूक दरवाजा खोल के उस चीज के पास चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है दो बॉक्स को। सीन शिफ्ट होकर हमें एक लेडी को दिखाया जाता है। इस लेडी का नाम मुझे अभी पता नहीं है, अगर आगे पता चलेगा तो मैं आपको बता दूं, इसीलिए मैं अभी इन्हें मिसेस करके बोलूं। कुछ लोग हमारे एमसी के बारे में पूछ रहे होते हैं मिस से, तो मिस बोलती है सर विलाग वो तो बाहर गए हैं किसी मिशन से। एमसी के बारे में पूछने वाले इस सिटी के लोग होते हैं जो हमारे एमसी से मिलने आए होते हैं। हमारा एमसी यहाँ नहीं होता है, उसे एक मिशन मिला होता है और वो क्या मिशन है हमें आगे जाके बताया जाएगा। मैं आप लोगों को बताना भूल गया, व्लाद नाम हमारे एमसी का ही है। बैक टू द स्टोरी। फिर उन लोगों में से बीच वाला ओल्ड मैन बोलता है ओ मैन। उसके बाद उनके पीछे येलो कपड़े वाला बोलता है लगता है हम थोड़े देर से आए हैं। फिर एक जीन पकड़े केतली वाला बोलता है इसलिए मैंने कहा था कि हमें जल्दी करनी चाहिए। वो आगे बोलता है मैं कन्वेंट में उनका वेलकम नहीं कर पाया था, उनके लिए गिफ्ट तैयार किया था। सब लोग थोड़ा सैड लग रहे होते हैं एमसी से ना मिलने के कारण। मिस अजीब सा चेहरा बनाते हुए अपने मन में बोलती है शायद उसके नाम के आगे सर लगाने का जरूरत नहीं था। मिस उन लोगों की ओर देखते हुए बोलती है कि लगता है कि मैं इस एटमॉस्फेयर में फंस गई हूँ। मिस फिर अचानक से बोलती है कि नो, ये एक चांस है। जो रूमर्स है कि व्लाद ने मर्चेंट्स को बारबेरियन ट्राइब से बचाया वो बात तेजी से फैल रहा है। आगे मिस बोलती है अगर पॉसिबल हो तो मैं उसका नाम और भी फैलाना चाहती हूँ। मिस स्माइल करते हुए उन लोगों से बोलती है वो हाल ही में काफी बिजी है। आखिरकार वो बेजित परिवार का प्रॉमिस टैलेंट जो है, बेजित फैमिली जोसेफ की फैमिली है। उन लोगों में से एक टोपी वाला बोलता है ओ ये सही है, ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि वो ग्रेट कामों को करने के लिए बना है। फिर मिस उन लोगों से बोलती है कि क्योंकि हमें पता नहीं वो वापस कब आएगा, तो क्या यहाँ आप अपना नाम छोड़ना चाहेंगे? फिर उन लोगों में से कोई बोलता है हाँ ये सही रहेगा। फिर हमें जमीना को दिखाया जाता है जो कि ऊपर से उन्हीं लोगों को देख रही होती है। अपने मन में बोलती है जमीना
कुछ है जिससे मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता नहीं, वो मुझसे दूर और दूर होते जा रहा है। ये बात हमारी एनसी के लिए ही होती है। उतने में ही कोई जमीना को आवाज़ देता है, लेकिन जमीना उसी बात को सोच रही होती है। फिर एक बार और जमीना को कोई आवाज़ लगाता है। वो आवाज़ लगाने वाली हमारी मिस ही होती है। उतने में जमीना सुन लेती है, फिर बोलती है यस मैडम। वो मिस अपने पास जमीना को बुलाती है। उसके बाद जमीना बोलती है, आप चाहती हैं कि मैं लाश से मिलने के लिए आए विजिटर का ख्याल रखूं? मिस बोलती है, हाँ, अब वो विजिटर सिर्फ तुम्हारे थ्रू लाश से बातचीत कर पाएंगे। सर नीचे करके जमीना बोलती है, लेकिन वो लोग देखने से लगते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है। आगे जमीना बोलती है, मुझे लगता है इस काम को आपको ही करना चाहिए। अगर मैं गलती करती हूँ तो व्लाद मुश्किल में पड़ जाएगा। लेडी उसको घूरने लगती है और बोलती है, अगर हम व्लाद के विजिटर का ख्याल रखने के लिए क्वालिफाइड होने की बात कर रहे हैं तो रोज जैसी मुस्कान रखने वाली से और कौन ज्यादा क्वालिफाइड हो सकता है। यहाँ मिस के यह बोलने का मतलब है कि जमीना दिखती है गुलाब की तरह और इसकी स्माइल भी है गुलाब की तरह। मिस आगे बोलती है कि करेंट व्लाद तुम्हारे बिना एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जिसे सुनकर जेमिना कुछ बोल नहीं पाती है। उतने में ही लेडी बोलती है, जेमिना तुम्हें कॉन्फिडेंट रहने की जरूरत है। जेमिना आगे बोलती है, क्या मैं सही में? फिर लेडी बोलती है, हाँ तुम कर सकती हो। जेमिना आगे बोलती है, लेकिन मैं बहुत गलतियां करती हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि ये कैसे करना है। फिर मिस हंसते हुए बोलती है, तो क्या हुआ, अगर तुम कुछ मिस्टेक करती हो तो विलाद है ना, विलाद तुम्हारे लिए उतना ही रिस्क उठा लेगा। आगे बोलती है, मैंने सुना है कि उसने तुमसे एक घोड़े का ध्यान खींचने के लिए तुम्हें हेल्प करने को कहा था। देखो तुम्हारी जरूरत उसे अभी भी है। जेमिना हैरान हो जाती है। मिस उसका हाथ पकड़कर बोलती है, चलो मेरे रूम पे अभी। केवल मैंने ही नहीं है जो बैटलफील्ड में जाते हैं, वुमन का भी अपना बैटलफील्ड होता है। ठीक उसी तरह ही जैसे जॉर्ज ने व्लाद को डैगर दिया था, वैसे ही मैं तुम्हें हथियार चलाना सिखाऊंगी। सीन शिफ्ट होकर दूसरे जगह दिखाया जाता है, जहाँ कोई बोल रहा होता है, फैलाने की कोशिश करते समय स्टेबिलिटी की भी जरूरत पड़ती है। काउंट गाइडर अभी नॉर्थ में नहीं आ पाएंगे, जबकि उनके पास बहुत ही ज्यादा सेना है। फिर भी ये वही ओल्ड मैन होता है जो हमारे एमसी से पहले बात कर रहा था। आगे ओल्ड मैन बोलते हैं, रेमनांट्स ऑफ रमनोवा के जो फॉर्मर अलायंस लीडर हैं, अभी भी वो उसी जगह पर रह रहे हैं और ड्वार्फ ट्रूप्स उनका सपोर्ट कर रहा है। तुम्हें नॉर्थ की तरफ जाने का फैसला लेने से पहले इसके पीछे का जड़ को सुलझाना चाहिए। फिर जोसेफ बोलता है, मैं इससे एग्री करता हूँ। ओल्ड मैन बोलता है, हालांकि मैं चिंतित हूँ। जोसेफ बोलता है, किस लिए? ओल्ड मैन थोड़ा सीरियस होके बोलता है, जो डुकाट है मेरे। एक कारण है कि मुझे लगता है मेरे लास्ट मिशन का यूज बेसिक परिवार के एक नौकर के ऊपर किया जाना चाहिए। आप ओल्ड मैन के पीछे देख सकते हैं, एक गोल्ड कलर का कॉइन है, उसे ही डुकाट बोला गया है। आगे ओल्ड मैन बोलते हैं, अगर तुम्हें लगता है मैं कोल्ड हार्टेड वाला जजमेंट दे रहा हूँ तो तुम इससे नाराज हो सकते हो, लेकिन अगर मैं बेसिक परिवार को सलाह दूं तो। फिर रुक जाते हैं और एकदम सीरियस होके बोलते हैं, वेस्ट के नाइट पहले ही सरपास कर चुके हैं नॉर्थ के नाइट्स को। आगे जोसेफ बोलते हैं, अच्छा ऐसा है। फिर ओल्ड मैन बोलता है, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही खुश हो गया था। ओल्ड मैन आगे बोलता है, जैसे ही मैं लोएस्ट पाथ पर चलता हूँ और वेस्ट के नाइट को देखता हूँ तो मैं अपने मन में सोचता हूँ कि मैं भी वो नहीं किया जो मैं करना चाहता था। उस समय जब नॉर्थ पावरफुल और सबसे ज्यादा ऑनरेबल रीजन था दूसरे रीजन के मुकाबले, तब एक मॉन्स्टर ने जिसने बिना आराम किए बारबेरियंस को भगा दिया था। नॉर्थ हवा से भी ज्यादा ठंडा चीज सेंट्रल वालों ने भेदभाव में दिखाया है। ओल्ड मैन का बोलने का मतलब है, नॉर्थ हवा से भी ज्यादा कोल्ड उन सेंट्रल वालों का हार्ट है। ओल्ड मैन आगे बोलता है, लेकिन अब क्या? नॉर्थ की ताकत जो पहले रफ हुआ करती थी, स्टेबिलिटी पाने के साथ ही उनकी पावर कम हो रही है। दूसरी तरफ वेस्ट की एडवांसमेंट आने से उनकी पावर धीरे धीरे बढ़ रही है। आगे ओल्ड मैन बोलता है, बैराहयाल की जो रिक्वेस्ट है उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। तुम्हें आगे की तैयारी करनी होगी जिससे पहले की लेट हो जाए। जोसेफ आगे बोलता है, मैं पूरी तरह से आपके बात से एग्री करता हूँ, यहाँ तक कि उस हिस्से में भी जहाँ अभी की नॉर्थ पहले की नॉर्थ से बहुत ज्यादा कमजोर है। जोसेफ खिड़की की तरफ देखते हुए बोलता है, फिर भी नॉर्थ में ताकतवर फल पैदा होते रहे, यहाँ फल का मतलब इंसान से है। ओल्ड मैन भी उसी तरफ देखते हुए बोलता है, ये सही है, न्यू जनरेशन हमेशा राइज करते हुए टेक ओवर कर लेती है ओल्ड जनरेशन की जगह को। सीन शिफ्ट होकर हमारे एमसी की तरफ दिखाया जाता है। फिर एमसी बोलता है, ये क्या है, यहाँ इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं? उतने में एमसी की शॉट बोलती है, जरूरी यहाँ कुछ खास हो रहा है जिसे देखने के लिए लोग बाहर आए हैं। एमसी बोलता है, कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है? एमसी की शॉट बोलती है, या सोचो तुमने क्या किया है अभी तक,
तुमने अपने घोड़े की आंखों को बंद करने की कोशिश की ताकि तुम उसे अंदर ला सको और उसे ब्रूट फोर्स से खींचने की कोशिश की ताकि तुम उसे अंदर बुला सको। फिर उसके बाद तुमने उसे फूड का लालच दिया ताकि तुम उसे अंदर ला सको। यहाँ तक कि तुमने अपना सर को नीचे करके उसे भीख मांगी ताकि तुम उसे अंदर खींच सको। स्वॉर्ड की इतनी सारी बातों को सुनकर एमसी का चेहरा उतर जाता है। फिर एमसी बोलता है हॉर्स की तरफ देखते हुए, हाँ मैंने ये सब ट्राई किया था पर कुछ काम नहीं आया। आगे एमसी की स्वॉर्ड बोलती है, जो यंग बॉय जिसका नाम इतने तेजी से हर जगह फैल रहा है उससे एक घोड़ा नहीं संभला जा रहा है। ये बहुत ही ज्यादा दिलचस्प की बात है। एमसी अजीब चेहरे के साथ बोलता है, मेरे को नहीं लगता इतने सारे लोगों का इकट्ठा होना यही कारण है। फिर कोई एमसी को हे करके चिल्लाता है। फिर एमसी को कोई बोलता है, तुम मुझे कितनी देर तक इंतजार करवाओगे? एमसी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तुमने ये ड्रेस क्यों पहनी हुई है? एमसी की स्वॉर्ड बोलती है, ये वुमन की कॉम्बैट आर्ट है, मैं इसे देखकर हैरान हो गई। ये हमारी जमीना होती है। और कोई जमीना को बोलता है, यही टाइम है जमीना। फिर जेमिना धीरे धीरे अपना फेस दिखाने लगती है, जिसे देखकर एमसी शॉक हो जाता है और सभी लोग बोलते हैं, जेमिना तुमने अभी तक अपने आप को छुपा के रखा था। जेमिना को देखकर घोड़ा भी रिएक्ट करने लगता है। एमसी बोलते हैं, हाँ ये घोड़ा भी उसे देखकर रिएक्ट कर रहा है। फिर जेमिना अपने मन में बोलती है, इतने सारे लोगों का देखना भी डरावना लगता है और इतने लोगों का आंख मुझ पर होना ये बहुत ही ज्यादा प्रेशर बनाता है। लेकिन अगर मैं इस बेकार की चीज से डर कर हेजिटेट करती हूँ तो मैं विलाद के साथ खड़ा होना डिजर्व नहीं करती हूँ। फिर जमीना फूल को आगे करते हुए घोड़े को प्यार से बोलती है, अच्छे घोड़े मेरे पास आओ। जिसे देखकर घोड़ा भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर लोग भी चिल्लाने लगते हैं, ये काम कर गया, ये चलने लगा। आगे बोलते हैं, घोड़ा अंदर आने लगा है, ये काम कर गया लेडी जमीना। घोड़े की चमकती आंखों को देखकर एमसी बोलता है, ये घोड़ा वाकई में अपने पसंद का पक्का है। एमसी का बोलने का मतलब यहाँ ये है कि उसने इतने सारी चीज ट्राई की फिर भी घोड़ा अंदर नहीं आया, लेकिन एक बार उसकी पसंद की चीज दिखाने पर वो एक ही बार में अंदर आ गया। जब घोड़ा लेडी जेमिना के पास आ जाता है तो जेमिना और एमसी एक दूसरे को देखने लगते हैं। जेमिना फिर घोड़े की तरफ देखने लगती है और हेजिटेट करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उसे जैसे ही टच करती है घोड़ा खुश हो जाता है, जिसे देखकर जेमिना थोड़ा हैरान हो जाती है। फिर कोई जेमिना लेडी जेमिना करके चिल्लाने लगता है और बोलता है, वो वुमन एक क्रिम्सन लेडी है, सोहारा की रोज है। जिसे देखकर एमसी थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलता है, हारवेन। फिर सभी कोई चिल्लाने लगते हैं, जेमिना लेडी जेमिना। फिर बच्चे भी बोलते हैं, वो एक क्रिम्सन लेडी है, सोहारा की रोज है। फिर ऊपर हमें दिखाया जाता है उस मिस को जिसने जेमिना को रेडी किया होता है, जिसे देखकर मिस बोलती है, प्यारे बच्चे और कीमती रोज। उतने में ही अगल बगल की लड़कियां मिस से पूछती हैं, मैडम आपने ये सब कब तैयार किया? मिस आगे बोलती है, सभी लोग ध्यान से उस नज़ारे को देखो जिसे तुम कभी नहीं देख पाओगे, भले ही तुम्हारे पास दुनिया का सारा पैसा ही क्यों ना हो। लड़कियों को समझ नहीं आता, वो लोग मिस से बोलती हैं, आप क्या कहना चाहती है, हमें समझ नहीं आया। मिस बोलती है, क्या तुमने कभी बैक एलिस के लोगों को देखा है इतना ध्यान खींचते हुए? बैक एलिस में कब किसी को तालियां और चीयर्स मिली है? बैक एलिस के बाहर मिस स्माइल करते हुए बोलती है, कम से कम आज तो यही हो रहा है। आज सुहारा के सभी लोग सिर्फ उन दोनों को ही देख रहे हैं। हमें वहां से सीन शिफ्ट होकर एक बर्फीले जगह को दिखाया जाता है जहाँ एक लड़का और लड़की चल रहे होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं और इनका नाम अभी मुझे तो पता नहीं है और आगे के एपिसोड में अगर बताया जाएगा तो मैं तुमको बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टोरी पे। लड़का बोलता है, इन मॉन्स्टर को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। वो बगल वाली लड़की बोलती है, ये मॉन्स्टर इतने जल्दी मर गए जबकि ये 50 से भी ज्यादा थे। लड़का बोलता है, हाँ। आगे बोलता है कि ये इतना तेज हुआ होगा कि इन्हें शायद पता भी नहीं चला होगा कि ये कब मरे होंगे। लड़का फिर आगे बोलता है, जोसेफ की रिपोर्ट सही थी। लड़की बोलती है, हाँ शायद लगता है उन्हें एहसास हो गया है। और आगे बोलती है, जो मोस्ट परफेक्ट एग्जिस्टेंस था उन्हें एक स्वॉर्ड मास्टर द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया और जब वे जमीन पर गिरे तो उनका खून पूरी दुनिया में फैल गया और इस तरह से गिरे हुए ड्रैगन का अवशेष मिले। कुछ ड्रैगन ने अपनी पंख खोई तो कुछ ड्रैगन ने अपने स्केल्स, कुछ ने तो अपनी आंखें खोई, जिससे ड्रैगन अपनी ओरिजिन के बारे में भूलकर अलग हो गए थे। इससे शायद आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि पिछले चैप्टर में जो हमने पढ़ा था रेमनांट्स ऑफ द फॉलन ड्रैगन के बारे में। लड़की आगे बोलती है, वहाँ एक ड्रैगन है कि अननोन रीजन की वजह से उन्हें एहसास हो गया है कि वो एक ड्रैगन है। लड़का आगे बोलता है, हाँ उनमें से एक ड्रैगन ने पोजेस कर रखा है मोस्ट परफेक्ट लैग को। फिर हमें एक बड़ा सा फुटप्रिंट दिखाया जाता है, ये ड्रैगन का फुटप्रिंट है सर। वहां से सीन शिफ्ट होकर
हमें एक आइलैंड को दिखाया जाता है जहाँ कोई बोल रहा होता है, जीवन चॉइस का एक कभी न रुकने वाला साइकिल है, जिसका मतलब है कि जीवन में हमेशा आपको चॉइस लेनी ही पड़ेगी। इसका मतलब है जीवन के हर एक मोड़ पर आपको चॉइस लेनी ही होगी और ये कभी खत्म ना होने वाली साइकिल है। फिर आगे बोलता है क्योंकि कोई भी तुम्हारे ओर से फैसला नहीं ले सकता है। ऐसे मोमेंट आते हैं जब तुमको अकेले ही किसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है और उस फैसले को लेने के कुछ समय में ही उन्हें सच में एहसास होता है कि वे किस तरह के व्यक्ति हैं। फिर हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो आमने-सामने खड़े होते हैं। उनमें से लाल बालों वाला बोलता है, "क्या तुम अपने ऑर्डर को अनदेखा करने का इरादा रखते हो, जॉर्ज?" फिर जॉर्ज आगे बोलता है, "तुम मेरे लॉर्ड नहीं हो, सिगमंड।" यहाँ से हमें दोनों का नाम पता चल जाता है। दाढ़ी वाले का नाम जॉर्ज है और जो लाल बाल वाला है उसका नाम सेगमंड है। सेगमंड आगे बोलता है, "द्वार मूवमेंट बैटलफ्रंट के सभी अवशेषों को युद्ध के मैदान में मार डालो। इस ऑर्डर पर मेरे अंकल काउंट गाइडर का स्टाम्प लगा है।" तो फ्रेंड्स, पिछले चैप्टर में ओल्ड मैन ने काउंट गाइडर के बारे में मेंशन किया था और ये उसका नेफ्यू ही है। फिर जॉर्ज थोड़े गुस्से में बोलता है, "अगर तुम्हारे पास आंखें हैं तो अच्छे से देखो, वे खाली रेफ्यूजीज हैं। रेफ्यूजीज का मतलब है जब लोग अपने देश से भागकर किसी दूसरे देश में रहने जाते हैं तो उन्हें रेफ्यूजीज कहते हैं।" सेगमेंट आगे बोलता है, "मेरे अंकल ने फैसला ले लिया है कि ये लोग अलग नहीं है।" फिर जॉर्ज बोलता है, "ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे काउंट यह फैसला ले सके।" फिर सेगमेंट भी थोड़ा सीरियस होकर बोलता है, "तुम्हारे इस डिसीजन पर डाउट करने का मतलब है धोखा देना। क्या तुमने लॉयल्टी की कसम को तोड़ दिया है, जो तुमने काउंट गाइडर के फ्लैग के नीचे खाई थी?" फिर जॉर्ज भी थोड़ा चीढ़ते हुए बोलता है, "मैं एक इंसान हूँ, मैं ऐसे बेकार से ऑर्डर का पालन नहीं कर सकता हूँ।" फिर सेगमेंट बोलता है, "अच्छा ऐसा है?" फिर बाकी लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है, "तो तुम सबका क्या हाल है? क्या तुम लोगों का इरादा है जॉर्ज को फॉलो करने का?" सभी लोग सोचने लगते हैं, फिर उनमें से एक बोलता है, "सॉरी जॉर्ज।" फिर सभी कोई बोलने लगते हैं, "सॉरी, सॉरी, आई एम रियली सॉरी जॉर्ज।" फिर उनमें से कोई बोलता है, "चाहे आदेश कितना भी गलत क्यों ना हो, एक नाइट को कभी भी अपने लॉर्ड के ऑर्डर को तोड़ना नहीं चाहिए।" फिर उन दोनों के बीच में कोई और आ जाता है और इस पर्सन को स्टोरी के पहले-पहले चैप्टर में भी देखा गया है। फिर जॉर्ज और सेगमेंट उसको देखने लगते हैं। फिर जॉर्ज बोलता है, "गोडीन, ये ठीक है। तुम ऐसी दुनिया में जाओ जहाँ तुम और भी ज़्यादा चमक सको।" गोडीन वही तीसरे बंदे का नाम होता है। गोडीन यही सब अपने माइंड में सोच रहा होता है, जो कि अब वो एक स्वॉर्ड मास्टर है। स्वॉर्ड मास्टर कुछ लोगों के साथ मीटिंग कर रहा होता है और उनमें से कोई बोलता है, "नॉर्थ की तरफ हमें जरूरत है ध्यान देने की, आयरन डुक और बेजिट के नाइट्स पर। हमारे पास जानकारी है कि बैरन अर्थमैन हाल ही में सस्पिशियस मूवमेंट कर रहे हैं।" फिर एक नाइट स्वॉर्ड मास्टर के पास एक लेटर लेके आता है और बोलता है, "यह लिस्ट है आयरन ड्यूक और बेजिट परिवार के नाइटों की।" फिर स्वॉर्ड मास्टर थोड़ा चौंकते हुए बोलता है, "बेजिट परिवार की लिस्ट अभी भी सेम है कुछ सालों पहले की रिपोर्ट की तरह।" फिर वह नाइट बोलता है, "लगता है वो लोग फेल हो गए न्यू जनरेशन को, बस सबसे बड़े बेटे को छोड़कर जिसका नाम रुडगेर है, और हाल ही में दूसरे नाइट्स भी दिखे हैं जो अच्छे हैं।" फिर इस बात को सुनकर स्वॉर्ड मास्टर थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं, "कंक्लूजन पर जल्दी मत कूदो।" जिससे सब थोड़ा डर जाते हैं। आगे स्वॉर्ड मास्टर बोलते हैं, "बेजिट नाम के वजन का अनुमान सिर्फ एक साधारण रिपोर्ट से नहीं लगाया जा सकता। जैसे में गाइडर का एक छुपा हुआ स्वॉर्ड था, उसी तरह बेजिट के पास भी अपनी हिडन स्वॉर्ड होनी चाहिए।" फिर बीच वाला आदमी बोलता है, "मेरी गलती है स्वॉर्ड मास्टर।" फिर एक हमें बंदा दिखाया जाता है, वो बोलता है, "ओह! इसके बारे में सोचने पर मैंने सुना है कि मेरे होम टाउन से कोई है जो बेजिट परिवार में है और काफ़ी अलग है।" फिर स्वॉर्ड मास्टर बोलते हैं, "क्या अलग है?" वो बंदा थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे आपको इस बारे में बताना चाहिए या नहीं।" फिर स्वॉर्ड मास्टर बोलता है, "ये ठीक है, बोलो।" फिर वो बंदा बोलता है, "मैंने सुना है कि बेजिट परिवार का नौकर शोइंग प्रॉमिस है।" शोइंग प्रॉमिस मतलब जिसके अंदर पोटेंशियल होता है, जो फ्यूचर में जाके सक्सीड होता है। स्वॉर्ड मास्टर आगे बोलता है, "उसका नाम क्या है?" तो वो बंदा बोलता है, "उसका नाम व्लाद है और वो सोहारा से है।" इस बात को सुनकर स्वॉर्ड मास्टर थोड़ा चौंक जाता है। वो बंदा आगे बोलता है, "वो पहली बार डेरमार के साथ सम्मान की लड़ाई में दिखाई दिया था। वो लोग बोल रहे थे कि वो ऑरा का भी इस्तेमाल किया था।" फिर वहां बैठे लोग में से कोई बोलता है, "ये एक नौकर जिसने ऑरा का इस्तेमाल किया।" फिर हंसने लगते हैं। फिर आगे बोलते हैं, "ये सच में बहुत ही ज्यादा बेकार बात है।" फिर आगे बोलते हैं, "ऐसा लगता है कि बेसिक परिवार के पास रूमर्स फैलाने के अलावा और कुछ नहीं है। वो लोग फेल हो गए हैं न्यू जनरेशन को राइज कराने में।" इस तरह से वो लोग बोलेंगे कि वो जल्दी एक ड्रैगन को भी मार देंगे। फिर सब कोई हंसने लगते हैं और स्वर्ण मास्टर अपने मन में व्लाद का नाम सोचते हुए बोलता है,
मुझे याद है ये नाम सुहाना, फिर उसे एमसी का फेस याद आ जाता है। आगे बोलता है, हाँ, वो गजब का ब्लाक था। किसी भी तरह से वो ये नहीं हो सकता। मुझे बस अपनी यादों में एक नाम और एक फेस याद है, लेकिन सचमुच उसमें पोटेंशियल था कि वो साइन कर सकता था। इतना कि मैं भी उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। हालाँकि मुझे नहीं पता है कि वो अभी ज़िंदा है या मर गया है। स्वॉर्ड मास्टर ने यहाँ बोला कि वो जिंदा है या मर गया है। इसका मतलब है कि उन्हें अभी पता नहीं कि हमारा एमसी जिंदा है या फिर मर गया है। वहां से सीन शिफ्ट होकर हमारे एमसी को ही दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा होता है अपने माइंड में, मुझे लगता है मैं बहुत ही जल्द मर जाऊंगा। एमसी की स्वॉर्ड बोलती है, बच्चों की तरह रोना बंद करो और अपना खाना खत्म करो। फिर एमसी बोलता है, रोना? तुम्हें पता है सुबह से मैंने सर जैकेट के साथ कॉम्बैट गाइडेंस लिया और दोपहर को मैंने बूढ़े आदमी के साथ ऑरा और बॉडी स्ट्रेंथिंग करने का ट्रेनिंग लिया। फिर रात में मेरे पास ट्रेनिंग प्रोग्रेस का भी डिसीजन है। मुझे सच में लगता है मैं इस तरह से तो मर ही जाऊंगा। यहाँ पर हमारी एमसी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है सच में। फिर आगे एमसी की स्वॉर्ड बोलती है, तुम नहीं जानती कि तुम कितने लकी हो। तुम्हें उनमें से किसी एक की तरफ से सिखाए जाने के लिए थैंकफुल होना चाहिए। फिर एमसी बोलता है, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं अपना दांत पीस कर ये सब करता हूँ। फिर वहां पर एमसी का दोस्त गोठे आ जाता है। गोठे बोलता है, यो कैप्टन क्या ठीक है? एमसी बोलता है उसी फटी हुई हाल में, तुम क्यों इतना सारा सामान उठाए हो? गोठी आगे बोलता है, सर जोसेफ ने मुझे यहीं रहने को कहा है। एमसी बोलता है, क्या इतना अचानक? गोठे आगे बोलता है, मैंने सुना है कि आपने अपने घोड़े के लिए बैकयार्ड में एक अस्तबल बनाया है। घोड़ा चाहे कहीं भी हो, मालिक को वहां रहना ही होगा। एमसी आगे बोलता है, क्या तुम उसे संभाल पाओगे? गोठे बोलता है, कम ऑन, क्या हुआ, मैं तो बेसिक परिवार का एक अस्तबल मालिक हूँ। एमसी आगे बोलता है, आई विश यू ऑल द बेस्ट। गोठे बोलते हैं, किस लिए? एमसी बोलता है, अगर तुम्हारा बात खत्म हो गया हो तो यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मेरे पास तुमसे बात करने। गोठे आगे बोलता है, मैंने अपनी बात अभी पूरी नहीं की। एमसी बोलता है, अरे क्या बात है? गोठे आगे बोलता है, सर जोसेफ ने आपको वापस जाने को कहा है। तो एमसी बोलता है, किस लिए? गोठे बोलता है, और क्या, उन्होंने शायद आपकी सजा को माफ करने के लिए आपको वापस बुलाया होगा। फिर हमारा सीन कासल की तरफ दिखाया जाता है। फिर उसके अंदर हमें एमसी को दिखाया जाता है, जो कि सभी के बीच में खड़ा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, गोठे, मैं फूल हूँ जो उसकी झूठी बातों पर विश्वास कर लिया। यहाँ ऐसा माहौल नहीं है जहाँ वो मेरी सजा को हटा देंगे। फिर जोसेफ आगे बोलता है, उस दिन बैरन अटमैन के विलेजों में से एक विलेज में तुमने मेरे ऑर्डर्स को नहीं माना और उन बच्चों को बचाया। क्या ये सही है? तो एमसी हिचकिचाते हुए बोलता है, हाँ ये सही है। फिर जोसेफ आगे बोलता है, अगर सेम चीज फिर से हुई तो क्या करोगे? क्या अब भी तुम मेरे ऑर्डर्स का विरोध करोगे? फिर एमसी हिचकिचाते हुए बोलता है, मैं फिर अपने माइंड में बोलता है, मैंने उनके लिए सच्चा होने की कसम खाई है, ना कि वफादारी होने की, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। फिर जोसेफ को बोलता है, हाँ मैं करूंगा। फिर जोसेफ एमसी को कुछ नहीं बोलता और अपने माइंड में बोलता है, हाँ यही कारण है कि मैंने तुम्हें चुना है। जबकि सम्मान एक लाइट है जो दूसरों को चमकने में मदद करता है, और कॉन्शियस एक लाइट है जो तुम्हें चमकने में मदद करता है। कॉन्शियस माने अंतरात्मा की आवाज। फिर जोसेफ बोलता है, जब तुम आगे बढ़ने का रास्ता भूल जाओगे तो यही तुम्हारे लिए सही रास्ता बन जाएगी, क्योंकि तुमने अपना रास्ता खुद ढूंढ लिया है। फिर हमें एक कपड़ा उड़ते हुए दिखाया जाता है। फिर जोसेफ हमारे एमसी के लिए एक आर्मर लेकर आया होता है और जोसेफ बोलता है, मैं आशा करता हूँ कि ये आर्मर तुम्हारी अंतरात्मा की रक्षा करने में तुम्हारी मदद करेगा। एमसी इसे देख के थोड़ा चौंक जाता है और बोलता है, ये। उतने में ही जोसेफ बोलता है, ये आर्मर सैन रोसिनो के थ्रू भिजवाया गया है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जिसने सबसे ज्यादा आयरन आर्मर तैयार किए हैं। वो बहुत सारी अलग अलग तकनीकों के साथ बनाया गया एक इनक्रेडिबल आर्मर है। एमसी अपने आर्मर की तरफ देखते हुए बोलता है, तो ये आर्मर। उतने में जोसेफ बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम इस ताना सहन नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस पर हर निशान उस दिन के रास्ते का सबूत है जो तुमने अब तक लिया है। हालांकि यह नया आर्मर उस रास्ते का सबूत है जो तुमने पाया है। फिर आगे जोसेफ बोलता है, आओ और इसे करीब से देखो। फिर एमसी उस नए आर्मर की तरफ बढ़ते हुए फिर एमसी नए आर्मर की तरफ बढ़ता है और बोलता है, एक नाइट जिसने बच्चों की लाइफ का रक्षा किया। फिर हम देख भी सकते हैं उसमें लिखा होता है, ब्लाड डिफेंडर ऑफ चिल्ड्रन। फिर हम सर जेगेर और ओल्ड मैन और बाकी सबको देखते हैं जो थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर उतने में जोसेफ बोलता है, हाँ यही वो रास्ता है जिस पर अब से तुम चलोगे। फिर हमें नॉर्थन आइलैंड की तरफ दिखाया जाता है जहाँ एक बंदा खड़ा होता है और अपने पीछे बहुत सारे स्पीयर पकड़े होते हैं, और वो बंदा बोलता है, वो यहाँ है। और हमें उसके बारे में बताया जाता है, ये होता है आयरन ड्यूक का सक्सेसर, वॉल्कोव टेरानोस। मैं इसे ड्यूक का सक्सेसर बोल के पुकारूंगा,
तो ड्यूक का सक्सेसर आगे तरफ देखता है जहाँ आग लगी होती है शायद। फिर उतने में ही हमें कुछ नाइट को दिखाया जाता है जो कि मसाल लेके भाग रहे होते हैं और उनके पीछे एक जोर से ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट के पीछे हमें एक ड्रैगन दिखाया जाता है जिसके पंख नहीं होते। फिर वो ड्रैगन उन नाइटों का पीछा कर रहा होता है और उन नाइटों में से कोई नाइट बोलता है, डैम इट, बस हम अभी पकड़े ही जाने वाले थे। फिर बोलता है थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और। वो ड्रैगन जोर से चिल्लाता है। फिर हमें ड्यूक के सक्सेसर की ओर दिखाया जाता है जिसने अपना ऑरा स्पीयर में डाल लिया होता है और उसकी आंखों में भी ऑरा दिख रहा होता है। फिर हमें दूर से उसका ऑरा दिखाया जाता है जो कि वे नाइट भी देख लेते हैं और वो लोग बोलते हैं यही टाइम है, फैल जाओ। फिर ड्यूक का सक्सेसर उस स्पीयर को ड्रैगन की तरफ छोड़ देता है। उसे आते हुए ड्रैगन भी देख लेता है और इतनी जोर से फेंका होता है कि हम इसे देख भी सकते हैं। बहुत ही स्पीड से उस ड्रैगन के पास जा रहा होता है। ड्यूक का सक्सेसर बोलता है पकड़ लिया। फिर उतने में हमें ड्रैगन की तरफ दिखाया जाता है जो कि उसकी तरफ आ रहे स्पीयर को एकदम इजीली बच जाता है, जिसे देखकर ड्यूक का सक्सेसर थोड़ा हैरान हो जाता है और अपने मन में बोलता है, क्या उसने डॉज कर लिया जबकि वो एरो एकदम उसके पास था। मैं जानता हूँ कि वो फास्ट है, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इस एंगल में भी इतना फास्ट होगा। और बोलता है द फास्टेस्ट ड्रैगन लैंड ब्लूम। फिर ड्यूक का सक्सेसर जोर से चिल्ला के बोलता है उन नाइटों को, गो डोंट लूज इट। फिर वो नाइट सभी कोई ड्रैगन की ओर बढ़ जाते हैं और बोलते हैं, इसे घेर लो, इसके भागने का रास्ता बंद कर दो। फिर उसे सुनकर ड्रैगन भी अपने मुंह में ड्रैगन ब्रीथ बनाने लगता है, जिसे देखकर एक नाइट बोलता है, एक ब्रेथ, फैल जाओ। फिर उतने में ही ड्यूक का सक्सेसर चिल्ला के बोलता है, क्या तुम्हें लगता है हम तुम्हें इसे यूज करने देंगे? और अपना एक स्पीयर फेंक के मारता है, जिसे आते हुए देखकर ड्रैगन भी डॉज कर लेता है और गुस्से से उसकी ओर देखता है और ड्यूक का सक्सेसर भी उसकी ओर देखने लगता है। फिर ड्रैगन वहां से भगने लगता है, जिसे देखकर नाइट्स बोलते हैं, वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, चलो उसके पीछे। फिर सभी नाइट्स उसके पीछे भगने लगते हैं, बट इस ड्रैगन का नाम ही फास्टेस्ट ड्रैगन होता है, इसलिए ड्रैगन बहुत ही जल्द वहां से भग जाता है। जिसे देखकर नाइट्स बोलते हैं, ये खत्म हो गया, हम उसे नहीं पकड़ सकते, और यहाँ से ड्रैगन भग जाता है। जिसे देखते हुए ड्यूक का सक्सेसर बोलता है, डैम इट। फिर हमारा सीन वहां से शिफ्ट होकर कहीं और दिखाया जाता है। फिर कोई बोल रहा होता है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, माँ की बनी हुई टी का स्वाद बहुत ही अलग है, किसी और जगह की चाय इतनी अच्छी नहीं मिलती। जोसेफ उसकी ओर देखते हुए बोलता है, तुम यहाँ किस लिए आए हो? मुझे डाउट है कि तुम यहाँ सिर्फ चाय पीने के लिए ही फ्री नहीं होगे। फिर वो बंदा बोलता है, तुम इतने कठोर क्यों हो? क्या मुझे अपने भाई से मिलने के लिए कोई काम का होना जरूरी है? फिर वो बंदा आगे बोलता है, ऐसा नहीं है कि हम अजनबी हैं। जिसे देखकर जोसेफ उसे और भी घूरने लगता है, तो वो बंदा बोलता है, ठीक है, मुझे इतना गौर से मत देखो। ये बंदा हमारे जोसेफ का भाई ही होता है, जिसने एमसी को अपने साथ एक बार मिशन पे लेके गया था। प्रीवियस चैप्टर में आपने देखा ही होगा। फिर जोसेफ का भाई आगे बोलता है, ऐसा लगता है कि बारबेरियन ने जो कहा वो सही था। फिर जोसेफ बोलता है, इसका मतलब? फिर उसका भाई बोलता है, हाँ, सच में एक ड्रैगन आ रहा है। जोसेफ का भाई आगे बोलता है, अगर वेस्ट डेथ वॉर्म का जगह है तो नॉर्थ लिंडवॉर्म का जगह है। सबसे ठंडी जगह पर बर्फीली नॉर्थ वाइंड के बीच सबसे ठंडा और सबसे फास्टेस्ट ड्रैगन रहता है। फिर जोसेफ बोलता है, इसमें अभी माइग्रेट शुरू करने का कारण नहीं होना चाहिए। तो उसका भाई बोलता है, ऐसा नहीं है, वो हमेशा सर्दी के कारण ही माइग्रेट नहीं करता है। ऐसा लगता है कि कुछ तरह का इसमें चेंज आया है, क्योंकि पिछली बार डेथ फॉर्म भी पहले किसी समय से अलग था। और आगे बोलता है, लीन वॉर्म ने भी ग्रे ऑक्स के खून को टेस्ट कर लिया है। इससे पहले कि वे और रैम्पेज में जाए, हम उसे बाहर निकाल देंगे। जोसेफ बोलता है, वो किस तरफ से आ रहा है? तो उसका भाई बोलता है, हम इसका पता नहीं लगा सकते, क्योंकि वो बहुत तेजी से चलता है, इसके निशान ढूंढना मुश्किल है। जोसेफ बोलता है, अगर ऐसा है तो हम इस सिचुएशन में हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए। फिर जोसेफ का भाई आगे बोलता है, बेशक यही कारण है कि उन्होंने मुझे लिंड वॉर्म को खत्म करने का काम सौंपा है। अभी इस चैप्टर में तो नहीं पता कि जोसेफ के भाई को किसने ऑर्डर दिया है, आगे के चैप्टर में पता चल जाएगा। तो चलते हैं स्टोरी पे आगे। जोसेफ बोलता है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सहारा भी जितना हो सके उतना आपको सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगी। जोसेफ का भाई बोलता है, मेरी डिमांड है नाइट के साथ अपॉइंटमेंट की। तो जोसेफ अपने माइंड में सोचते हुए बोलता है, अलॉजिकल डिमांड। फिर अपने भाई को बोलता है, कितने नाइट चाहिए? उतने में ही उसका भाई बोलता है, एक। तो जोसेफ अपने माइंड में सोचते हुए बोलता है, एक? क्या उसे ड्रैगन का सामना करने के लिए टेनेसियस स्वॉर्ड की जरूरत नहीं है? ये एक ऐसी स्थिति है जिसे नकारने का मेरे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर वो मेरे ऑर्डर के अंदर ही मेरे सभी नाइटों को बाहर निकालता है तो भी। फिर जोसेफ अपने भाई को बोलता है, क्या सच में एक नाइट काफी रहेगा? तो उसका भाई बोलता है, लिंड वॉर्म डिफरेंट है डेथ वॉर्म के कंपेयर में। एक स्किल्ड तलवार काफी अच्छे तरह से काम करती है, तुम जानते हो। ये तब भी है जब तलवार पहुंच सकती है। उतने में ही जोसेफ बोलता है, तुम किसे असाइन करवाना चाहोगे? तो उसका भाई बोलने ही वाला था है वो होगा, उतने में ही कोई बोलता है,
सर जोसेफ, मैं आ गया आपके बुलावे पर। जोसेफ बोलता है, मैंने तुम्हें बुलाया? ये होता है हमारा एमसी और थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है, हाँ सॉरी। फिर बोलता है, ये जरूरी था इसलिए मैंने आपको परमिशन के बिना बुलाया है। फिर जोसेफ का भाई एमसी की तरफ देखते हुए बोलता है, ये बहुत ही अरसा हो गया, द ग्रेटेस्ट ड्रैगन हर्डर ऑफ द नॉर्थ। फिर वहां से सीन शिफ्ट होकर हमें एक रूम तो दिखाया जाता है जहां हमारा एमसी और जमीना बैठी होती है। एमसी बोलता है, इसमें 1 महीने से ज्यादा समय लगेगा। जमीना बोलती है, बिजी रहना अच्छा है और हाल फिलहाल में तुम अच्छा कर रहे हो। मिसेज भी तुमको इसी तरह देखना चाहती थी। फिर एमसी बोलता है, तुम ये बात सडनली क्यों कह रही हो? जमीना बोलती है, क्योंकि ये बात अचानक मेरे दिमाग में आई। आगे बोलता है एमसी, अब इस बात को 10 साल बीत चुका है। फिर जमीना आगे बोलती है, मुझे अपनी माँ याद नहीं है पर तुम्हारी याद है, क्योंकि उस बेकार सी स्थिति में भी मेरी माँ के उल्टा उसने अपने बच्चे को नहीं छोड़ा। एमसी जमीना की तरफ देखता है और फिर बोलता है, मैं मेरा मतलब कि मैं मुझे भी अपनी माँ याद नहीं। फिर दोनों कोई कुछ नहीं बोलते हैं। फिर अचानक से जमीना बोलती है, ये हो गया, द थर्ड क्रैश्ड सान लोगिनो। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था सैन रोसिनो, पर इस चैप्टर में सान लोगिनो हो गया है। स्टोरी पे चलते हैं। जमीना बोलती है, ये ज्यादा अलग नहीं दिख रहा है ना? काउंटीज की स्किन बहुत अच्छी थी, तुम जानते हो। थोड़ा हिचकिचाते हुए हमारा एमसी बोलता है, "अ, हाँ, ये ज्यादा अलग नहीं दिख रहा है।" फिर इतने में जमीना बोलती है, तो ड्रैगन वाली बात खतरनाक है ना? एमसी बोलता है, हाँ, उन्हें चलता फिरता डिजास्टर बोला जाता है। फिर जमीना बोलती है, अगर ऐसा है तो इसमें 1 महीने से भी ज्यादा समय लगेगा, तुम सर्दियों के मौसम में आओगे। एमसी बोलता है, ऑटम जल्द ही बीत जाएगी। तो जमीना एमसी की तरफ देखती है और बोलती है, मैं। फिर बोलती है, फिर ये भी ले लूं। तो एमसी बोलता है, ये क्या है? जमीना बोलती है, तुम्हें ये भी नहीं पता, ये एक रुमाल है। तो एमसी बस उसे देखने लगता है। फिर उसके बाद बोलता है, तो तुम इतने देर से इसके बारे में बात कर रही थी? तो जमीना बोलती है, क्या बोला तुमने? और उसके मुंह में उस हैंकरशिप को फेंक के मारती और बोलती है, मुझे ये देखकर दुख हुआ कि तुम उस सिल्क रुमाल को अपने साथ लेकर घूम रहे हो, जिसका तुम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हो। जमीना शर्माते हुए एमसी को बोलती है, ये प्योर कॉटन का है, तुम इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। एनीवे हैव अ नाइस ट्रिप बोल के वहां से भग जाती है। जिसे देखकर एमसी बोलता है, यह मर्दाना लड़की, और उस रुमाल को देखते हुए बोलता है, तो तुमने इसे मेरे इस्तेमाल के लिए बनाया है, लेकिन तुमने इसमें अपना नाम क्यों डाला है? वहां से सीन शिफ्ट होकर हमें बहुत सारे घोड़ों को दिखाया जाता है, कहीं जा रहे होते हैं। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, जिसे कोई बोल रहा होता है, मुझे यकीन है कि मैंने सिर्फ एक ही को मांगा था, लेकिन उसने मुझे 3 दिए। तुम जानते हो है ना इसका क्या मतलब हो सकता है? ये बात जोसेफ का भाई हमारे एमसी से पूछ रहा होता है। एमसी हिचकिचाते हुए बोलता है, मैं शायद ये उसके बड़े भाई के लिए विचार से बाहर है। फिर जोसेफ का भाई बोलते हैं, ना ना, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझे यकीन है कि उसे मुझसे कोई प्रॉब्लम है। फिर जोसेफ का भाई पीछे मुड़ के देखते हुए बोलता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो उस कॉम्बो को मेरे लिए नहीं छोड़ता। क्या वो ऐसा करेगा? फिर अपने मन में सोचते हुए बोलता है, अगर हम उनका अच्छी तरह से इस्तेमाल करें तो वो जरूरी एक बड़ी मदद होंगे, लेकिन जैसा कि ये है, वे ऐसे लोग नहीं हैं जो कभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह सके। फिर जोसेफ का भाई एमसी को बोलता है, अब तुम उन दोनों को संभालोगे? फिर एमसी बोलता है, क्या मैं ऐसे करने की स्थिति में नहीं हूँ? जोसेफ का भाई बोलता है, भले ही मैं बारबेरियन को साइड कर दूं, लेकिन मैं पिछले पैट्रियार्च के नाइट को ऑर्डर कैसे दूं? उसका तुम्हारे लिए सॉफ्ट साइड है, इसलिए तुम अपना बेस्ट करो, मुझे पहले से ही माइग्रेन हो रहा है। एमसी अपने माइंड में सोचते हुए बोलता है, सबसे अच्छा क्या माना जाता है? फिर पीछे देखते हुए बोलता है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई अच्छा आइडिया होगा। फिर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे से बातों बातों में लड़ रहे होते हैं। ओल्ड मैन बारबेरियन को बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम किसी तरह बिना मरे जेल से बाहर आए हो। फिर बारबेरियन बोलता है, बुढ़े आदमी, ऐसा लगता है कि तुम किसी तरह जिंदा रहने में कामयाब हो गए हो। सरप्राइजिंगली तुम्हारे बगल में होने से ही गंदगी की बदबू आती है। फिर ओल्ड मैन बोलता है, ओहो, जमीन में दफनाने का कोई कर्म नहीं है। फिर वो बारबेरियन बोलता है, क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें दफना दूं? फिर ओल्ड मैन बोलता है, तुम्हारी तरफ देखो, तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो? क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हारा जब्त हथियार लौटा दूं? मेरे नंगे हाथ ही तुमसे निपटने के लिए काफी है, बुढ़े आदमी। इस लड़ाई को देखकर एमसी का दिमाग खराब हो जाता है और मन में बोलता है, मैं बस चाहता हूँ घर। इतने में ही दूसरी तरफ देखता है एमसी और बोलता है, स्मेल ऑफ ब्लड। फिर वो लड़की बोलती है, तुम हो क्या आखिर में एक बुल? तुम इस तरह से बर्फ के मैदान में कैसे सूंघ सकते हो स्मेल ऑफ ब्लड? एमसी को देखते हुए जोसेफ का भाई बोलता है, आगे बढ़ो और लीड लो। फिर उसके बाद एमसी और सभी कोई वहां जाने लगते हैं जहां से ब्लड का स्मेल आ रहा होता है। फिर आगे की तरफ देखते हुए जोसेफ का भाई बोलता है, क्या ये सच में
इस तरह से रैम्पेज कौन मचा सकता है? फिर उसके बाद जोसेफ का भाई ट्राइब लीडर से पूछता है, क्या वे तुम्हारे ट्राइब से थे? फिर उसका जवाब देते हुए ट्राइब लीडर बोलता है, वो हमारे पड़ोसी ट्राइब से हैं, जिन्हें हम जानते थे। हालांकि उनका अनसेस्टर नॉर्थ की ओर से यहाँ आया था। इसका मतलब है कि मेरी ट्राइब भी यहाँ आ गई है। ओल्ड मैन बोलता है, दैट्स स्ट्रेंज, इसमें तलवार से किए गए हमले के भी निशान दिख रहे हैं। हालांकि यहाँ एक नॉर्थ व्यक्ति के लिए नहीं किया जाना चाहिए। आगे जोसेफ का भाई बोलता है, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। इतना बड़ा मसक्कर करने का कोई कारण नहीं है। बहुत समय हो गया जब से उन्होंने खून को और ज्यादा खून से धोने का स्ट्रगल बंद किया है। ऐसा लगता है कि यहाँ एक अनइनवाइटेड गेस्ट आया है।